नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 2 जून 2020 है और आज हम आपके लिए फिर से कुछ नए और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए विचार के साथ। आज का विचार है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह खुद को जलाना पड़ेगा। बच्चों, ये लाइनें अब्दुल कलाम जी ने कही थीं और उनकी इन लाइनों के पीछे, उनकी इन पंक्तियों के पीछे एक विचार था कि यदि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो उस मंजिल के मार्ग पर आपको स्वयं चलना पड़ेगा और साथ ही उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को और समस्याओं को आपको ही उनका सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि हमें आगे सफलता पानी है तो उसके लिए प्रयास भी हमें ही करना पड़ेगा। एक जगह बैठकर सफलता हमारे पास नहीं आ सकती। इसी तरह जैसे सन को रोशनी देने के लिए खुद जलना पड़ता है। तो आई थिंक आपको ये विचार समझ में आया होगा और आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। हमारा पहला करंट अफेयर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है। निम्मो बाजगो जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ निम्मो बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? ये जो परियोजना है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर है आपका लेह। लेह में ये प्रोजेक्ट है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। निम्मो बाजगो power project is a run-of-the-river power project on the Indus River, situated at Alchi village, that is 75 km from Leh in the Indian Union Territory of Ladakh. इसका मतलब यह है कि निम्बू बाजगो पावर प्रोजेक्ट जो है ये भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह से 75 किलोमीटर दूर एक अलची गांव है, वहां पर सिंधु नदी पर बना हुआ है और ये प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो सीधे मेन धारा पर बना दिए जाते हैं, जो नदी की मेन धारा पर बनते हैं। उसकी हमें दूसरी धारा में काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए यदि कोई रिवर इस तरह से आ रही है और हमने यदि प्रोजेक्ट यहाँ इस रिवर पर सीधा बना दिया तो ये जो प्रोजेक्ट कहलाएगा ये कहलाएगा रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। लेकिन नॉर्मली जो डैम्स बनाए जाते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं? यहाँ से जैसे एक धारा हमने दूसरी तरफ से निकाली और इस तरफ हमने ये डैम बनाया। तो मोस्टली जो डैम है वो हमारे इस कंडीशन के हैं। ओके, तो ये वाला जो डैम है निम्मो बाजगो पावर प्रोजेक्ट, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है ये रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट कहलाता है। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस परियोजना की कल्पना जो है, मतलब जो इसका डिज़ाइन था वो 1 जुलाई 2001 में किया गया था। वहीं 8 जून 2005 को इसको स्वीकृति मिली थी बनाने की और 23 सितंबर 2006 को इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। इसी 23 सितंबर 2006 को एक और जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। लद्दाख में ही लगाया गया था। इसका नाम था चुटक जल विद्युत संयंत्र। ये लेह से 231 किलोमीटर दूर है। याद रखिएगा, जो निम्बू बाजगो था वो 75 किलोमीटर दूर था लेह से और ये 231 किलोमीटर दूर है और ये इसके कारगिल ज़िले में है। आपको मालूम है लद्दाख में 2 ज़िले हैं, एक लेह और एक कारगिल। तो ये जो है ये कारगिल ज़िले में है, वो भी सुरु नदी पर। सुरु नदी क्या है? सिंध नदी की सहायक नदी है। इसके ऊपर ये भी एक रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। क्लियर? इस परियोजना का निर्माण भी 23 सितंबर 2006 को करना शुरू किया गया था इसका निर्माण। ठीक है, इन दोनों ही जल विद्युत संयंत्रों का जो ओनरशिप है वो किसके पास है? NHPC के पास। क्लियर? और जो निम्बू बाजगो पावर प्लांट है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 45 मेगावाट, वहीं चुटक जल विद्युत संयंत्र की है 44 मेगावाट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। तो चलिए थोड़ा सा हम और इसके बारे में डिटेल लेते हैं। NHPC के बारे में बात करते हैं तो NHPC का फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय हरियाणा के फरीदाबाद में है। साथ ही यहाँ के जो MD और चेयरमैन हैं वो हैं अभय कुमार सिंह।
ओके, तो यहाँ तक आपको ये NHPC के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला 31 अक्टूबर 2019 को। क्लियर। इसमें 2 कैपिटल हैं इसकी, एक तो है लेह और एक कारगिल। क्लियर। यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी 2 ही हैं। साथ ही यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है राधा कृष्ण माथुर, और इसके MP जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये हैं जामयांग तिसरिंग नामग्याल, BJP से। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ जो हाई कोर्ट लगता है वो है जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट, क्योंकि इसके पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में अपनी सारी सुनवाइयाँ करता है। क्लियर। साथ ही यदि हम इसके थोड़ा मैप को देखें तो आप पाएंगे लद्दाख में 2 पार्ट है, एक है ये वाला पार्ट और एक है ये वाला पार्ट। हमारे पास जो लद्दाख है वो इतना है। क्लियर। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट गिलगित और बल्तिस्तान है। क्लियर। ये POK में आता है और इस पर पाकिस्तान अपना अधिकार बोलता है। साथ ही यहाँ पर जो ये है, ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन, जिस पर चाइना अपना अधिकार बोलता है। क्लियर। तो हमारे पास केवल इतना लद्दाख है, जबकि भारत का ये पूरा हिस्सा भारत का ही माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा और हम बात करते हैं। जो ये लद्दाख का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग मतलब ये वाला भाग, ये पूर्वी भाग जो है इसका, ये वाला भाग बौद्ध अनुयायियों का है, मतलब यहाँ ज़्यादातर बौद्ध हैं। और इसका जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में मोस्टली लोग मुसलमान हैं। क्लियर। यहाँ पर एक बौद्धों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है, ये है हेमिस गोम्पा। ओके स्टूडेंट्स, हेमिस गोम्पा। साथ ही हम यहाँ की थोड़ी नदियों के बारे में बात करते हैं। लेह में जो 3 नदियाँ महत्वपूर्ण हैं वो हैं इंडस, श्योक और नुब्रा। वहीं कारगिल में 3 नदियाँ हैं, शुरू, द्रास और झंस्कार। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। Recently, Kheer Bhavani Mela has been postponed due to corona epidemic. In which state is this fair celebrated? हाल ही में कोरोना महामारी के चलते खीर भवानी मेला स्थगित कर दिया गया है। ये किस राज्य में लगता था? आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये मेला लगता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते इस मेले को स्थगित कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है। हाल ही में आपने नाम सुना होगा वाजिद खान, इनका निधन हो गया है। आपको बताना है ये किस फील्ड से थे। ओके, तो ये कौन थे? ये एक संगीतकार थे। साजिद वाजिद आपने नाम सुना होगा, इन दोनों की जोड़ी हमेशा संग में रहती थी और इन्होंने कई बहुत प्रसिद्ध गाने डायरेक्ट किए। ओके, तो ये एक संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? विच स्टेट्स फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 जून? आज के दिन एक राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है तेलंगाना, जिसे भारत का सबसे युवा राज्य कहा जाता है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 29वां राज्य बनाया गया था और हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बना दी गई थी। साथ ही हम यदि बात करते हैं तो परतंत्र भारत के हैदराबाद नामक रजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्रों से मिलकर ये बना हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर हैदराबाद नाम के रजवाड़े हैं जो तेलुगु भाषी हैं, उन सबको मिलाकर तेलंगाना नाम इसको दिया गया है। तेलंगाना का नाम ही मतलब ही होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। ओके, यहाँ पर 5 दिसंबर 2013 को मंत्री समूह द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। साथ ही 18 फरवरी 2014 को तेलंगाना बिल लोकसभा में पास हुआ था और 2 दिन पश्चात ही ये राज्यसभा में पास हो गया था। ओके, 18 फरवरी 2014 को लोकसभा में पास हुआ था और 2 दिन के बाद ही राज्यसभा में पास हो गया था और इसे मंजूरी मिल गई थी। साथ ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तेलंगाना औपचारिक रूप से भारत का 29वां राज्य बन गया था। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बनाए गए थे। राज्य के गठन के समय तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 10 जिलों को निकालकर ये राज्य बनाया गया था, जिसमें से हैदराबाद है, आदिलाबाद, खम्मम, करीमनगर, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, निज़ामाबाद, रग्गा रेडी और वारंगल ये राज्य थे जिन्हें अलग करके तेलंगाना बनाया गया था। अक्टूबर 2016 में
नए राज्यों ने इन मूल 10 राज्यों को पुनर्गठित करा और इनमें से 21 नए राज्य बनाकर राज्य में कुल जिलों की संख्या 31 कर दी थी। मतलब इन्हीं 10 जिलों को और पुनर्गठित करते हुए इन्होंने इन्हीं में से 31 राज्य बना लिए थे और बाद में 17 फरवरी 2019 को 2 और नए राज्य बनाकर आज यहाँ पर राज्यों की संख्या 33 हो चुकी है। यहाँ की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर बहने वाली कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है, जो पत्थर से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। पहले ये बांध आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ तो ये तेलंगाना के सीमा के अंदर आ गया है। क्लियर? तो याद रखिएगा, नागार्जुन सागर बांध अब आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में है। ओके। इस राज्य की ब्रांड एम्बेसडर टेनिस प्लेयर सानिया मिर्ज़ा को बनाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और हम बात करते हैं। ये तेलंगाना राज्य है जिसके नेबरिंग स्टेट्स कौन सी हैं? महाराष्ट्र है। क्लियर? इसके बाद छत्तीसगढ़ है, देन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये इसके नेबरिंग कंट्रीज़ है। साथ ही हम बात करते हैं, इसकी कैपिटल है हैदराबाद, डिस्ट्रिक्ट है 33 और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। ओके, तमिलिसाई सौंदरराजन। साथ ही चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं के चंद्रशेखर राव, जो टीआरएस पार्टी से हैं। यहाँ बाईकैमरल है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहाँ यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो 119 सीटों के साथ विधानसभा है, वहीं 43 सीटों के साथ विधान परिषद है। राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें हैं, वहीं लोकसभा में 17 सीटें हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो तेलंगाना का स्वयं का है, तो हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना खुद का है, इसे किसी और राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब आपने थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में जाना। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। हु हैज़ टुक ओवर द 15th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान निकोबार कमांड? किसने अंडमान और निकोबार कमान के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? आंसर है इसका मनोज पांडे। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका आंसर क्या है? मनोज पांडे। मनोज पांडे ने ये पदभार संभाला है। इसके साथ ही हम इन चारों ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। के नटराजन, अनूप कुमार, करमवीर और मनोज मुकुंद नरवना। तो ये सब कहाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। के नटराजन इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ हैं यहाँ पर। ठीक है, के नटराजन को इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ के पद पर नियुक्त किया गया था। अनूप कुमार सिंह को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का चीफ बनाया गया है। करमवीर सिंह भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं 24वें, याद रखिएगा 24वें, और करंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है, मतलब इंडियन नेवी के मुखिया जिसे हम कह सकते हैं, मुख्य हेड जो होता है। साथ ही मनोज मुकुंद नरवने ये 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मतलब जो आर्मी है मिलिट्री उसके ये 28वें चीफ हैं। साथ ही एक और नाम हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये वर्तमान एयर स्टाफ के चीफ हैं। तो ये तीनों पद आपको याद होने चाहिए, एक तो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है करमवीर सिंह, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नरवने और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है राकेश कुमार भदौरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। इन विच लैंग्वेज वर्जन मल्टीमीडिया गाइड ऑन द कोविड-19 डिसीज नेम्ड कोविड कथा हैज़ बीन लॉन्च्ड? किस भाषा के संस्करण में कोविड-19 बीमारी पर कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया है? अभी एक वीडियो बनाई गई है जिसे नाम दिया गया कोविड कथा। इसके अंदर कोविड बीमारी से बचाव और उसके लक्षण के बारे में बताया गया है, किस तरह से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं, ये सब कुछ इसमें इस वीडियो में बताया गया और इसे मल्टीमीडिया गाइड पर लॉन्च भी किया गया है। तो अभी हमें ये बताना है कि ये किस भाषा में अभी लॉन्च किया है। तो आंसर है इसका हिंदी भाषा में, लेकिन अभी इसे असमी, बंगाली और तमिल में भी लॉन्च किया जा रहा है, मतलब अभी ट्रांसलेट हो रहा है और बहुत जल्दी ये लॉन्च कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु टेक द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान फॉर हिज हर सेकेंड 4-year टर्म? किसने अपने दूसरे 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसमें आंसर आएगा आपका त्साई वेन ने अपने दूसरे 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए ताइवान के राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है और ये इसके अगले
नए नवीन राष्ट्रपति नियुक्त किए जा चुके हैं ताइवान के, ठीक है। इसके बाद जो ये 4 ऑप्शन हैं ये भी आपको थोड़ा सा देखना होंगे। आभास झा, मार्कोस ट्राइजो, अनिल किशोर और कार्मन रेनहार्ट। तो जरा हम देखते हैं इनके बारे में भी। सबसे पहले हम बात करते हैं आभास झा की। तो ये प्रैक्टिस मैनेजर हैं अर्बन डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक वर्ल्ड बैंक। मतलब वर्ल्ड बैंक में जो अर्बन डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसके ये प्रैक्टिस मैनेजर बनाए गए हैं। क्लियर। साथ ही मार्कोस ट्राइजो क्या है, आपने एनडीबी सुना होगा, नेशनल वो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन के पद पर मार्कोस ट्राइजो को नियुक्त किया गया है। ओके। इसके बाद आते हैं अनिल किशोर के पास। तो अनिल किशोर क्या है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें अभी डिप्यूटी मैनेजर ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किया है, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके, डीएमडी। साथ ही कार्मन रेनहार्ट ये चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है। मतलब वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, साथ ही एक चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं, ओके, एक मुख्य अर्थशास्त्री। तो चलिए यहाँ तक हमने इन लोगों के बारे में पता किया, सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ टर्मिनेटेड हिज रिलेशनशिप विथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाता तोड़ दिया है? तो इसका आंसर है यूएसए। यूएसए ने ये कहकर कि कोरोना के चलते उसके साथ डब्ल्यूएचओ ने उचित व्यवहार नहीं किया है और मोस्टली जो नियम हैं वो यूएसए पर लगाए गए हैं। इससे यूएसए को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और यूएसए के खिलाफ ही हमेशा डब्ल्यूएचओ वर्क करता है। इसीलिए यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से अपनी सदस्यता को तोड़ लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो वो ये बोलता है कि अब हमें आपसे कोई मतलब है और ना ही हम आपको कोई डोनेशन देंगे। तो इस तरह से यूएसए ने अपने रिलेशनशिप को डब्ल्यूएचओ से टर्मिनेट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए थोड़ा सा हम अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका देश कुल राज्य 50 है, मतलब अमेरिका जो है वो एक राष्ट्र है लेकिन 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से वाशिंगटन डीसी इसका जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। वहीं सबसे बड़ा शहर है यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी। ओके स्टूडेंट्स, न्यूयॉर्क सिटी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। 1867 में अमेरिका ने रूस से $7.2 मिलियन में अलास्का को खरीदा था और रूस को ये डर था कि अगर ब्रिटेन के साथ युद्ध हुआ तो वो इस पर कब्जा कर लेगा। क्लियर, तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो डोनाल्ड ट्रंप हैं और वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो माइक पेंसी यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं। अमेरिका के झंडे में जो आपको स्टार्स दिखते हैं वो 50 स्टार्स हैं और ये 50 स्टार्स इसके 50 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपने समझा होगा। नेक्स्ट, दिस इज़ अ न्यूज़, एक्चुअली एक न्यूज़ है जो आपको मैं बता रहा हूँ। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग लॉन्चेस नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ऑफ इंडिया ऑन www.ai.gov.in। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक www.ai.gov.in नामक भारत का एक राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल सके इंडिया को। ओके, तो यहाँ पर इसको लॉन्च करने वाले यूनियन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद के बारे में आप जानते हैं। ये यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन है और इन्होंने ही इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ओके, तो यहाँ तक आपने ये समझ लिया। इसके बाद IT और NASSCOM यहाँ मिलकर काम करेंगी इस पोर्टल पर। याद रखिएगा, IT और NASSCOM, IT कंपनीज और NASSCOM ये दोनों मिलकर यहाँ पर इस पोर्टल पर आगे काम करेंगी। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये पोर्टल केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय और IT उद्योग द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न और आईटी उद्योग निकाय के नेस्कॉम मिलकर इस पोर्टल को चलाएंगे। ठीक है, नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा वीपीओ का एक व्यापारिक संघ है ये। ओके, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। यह एक लाभ निरपेक्ष संस्था है, नॉन प्रॉफिटेबल। ओके, ये पोर्टल भारत में एआई से संबंधित संसाधनों के साझाकरण करने में, भारत में एआई से संबंधित विकास के लिए एक स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। क्लियर, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा एक्चुअली भारत में। और इससे क्या होगा, इसकी जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि युवा छात्रों को एक मंच प्रदान किया जाएगा, उनको एआई टूल सेट दिया जाएगा, एआई कौशल विकास उनका किया जाएगा, उनकी तकनीकी दिमाग को विकसित किया जाएगा ताकि वो इसका भविष्य में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आगे चलकर जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के रूप में उभरेगी, है ना। तो यहाँ पर जितने भी युवा हैं उनको इसके लिए अभी से तैयार करना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। और इसलिए इस कार्यक्रम का नाम भी है युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपने इसको समझा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और न्यूज़ की कि रिसर्चर ऑफ CMFRI हैव फाउंड अ रेयर बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश इन गल्फ ऑफ मन्नार। मतलब एक रेयर बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश मिली है गल्फ ऑफ मन्नार में, जो अभी तक ऐसा लगता था कि ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसकी प्रजाति फिर से देखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। तो जो CMFRI है, मतलब सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट, इसने इस फिश को गल्फ ऑफ मन्नार के पास सेतु करई नाम के कोस्ट पर, यानी सेतु करई नाम के किनारे पर खोजा है। सेतु करई क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। सेतु करई इस समय फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है तमिलनाडु का। यहाँ पर इंडियन मैथोलॉजी के अनुसार ये बहुत ही फेमस प्रसिद्ध धर्मस्थल है हिंदुओं के लिए, क्योंकि यहाँ से ही लॉर्ड राम ने श्रीलंका के लिए एक सेतु का निर्माण किया था। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह भी है। थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं CMFRI के बारे में। तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन February 3, 1947 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्लियर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है और 3 फरवरी को इसको लॉन्च किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर इसे लॉन्च किया गया और इसी के अंदर ये काम भी करता है। लेटर इट जॉइन द ICAR, बाद में इसने ICAR को ज्वाइन कर लिया था। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च फैमिली इन 1967। ओके, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि 1947 में इसकी जो स्थापना की गई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के रिस्पेक्ट में की गई थी। बाद में इसने किसको ज्वाइन कर लिया, ICAR को। ठीक है, 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है कोची केरला में, वहीं इसके डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर A गोपाल कृष्णन। बात करते हैं हम ICAR की, तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, साथ ही इसका काम है रिसर्च करना इंडिया में एग्रीकल्चरल एजुकेशन के रिस्पेक्ट में। साथ ही यहाँ पर ये जो वर्क करती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 16 जुलाई 1929 को। ओके, और साथ ही इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर है, जो इस समय यूनियन मिनिस्टर हैं। साथ ही इसके डायरेक्टर का नाम है त्रिलोचन मोहपात्रा। ओके, त्रिलोचन मोहपात्रा। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पर जो मेन कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर, वहीं 2 इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक है पुरुषोत्तम भाई रुपल और कैलाश चौधरी। ओके, तो ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है संग्रहालय एवं सांस्कृतिक स्थल विकास DMCS ने आज एक लघु फिल्म अ रे ऑफ जीनियस के साथ सत्यजीत रे की शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। सत्यजीत रे को सभी लोग जानते हैं, एक बहुत ही उम्दा फिल्मकार थे, फिल्म बनाते थे, डायरेक्टर हैं। ठीक है, और भी इनकी बहुत खूबियाँ थीं। इनकी जन्म शताब्दी समारोह को मनाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम एंड कल्चरल स्पेस है DMCS, उसने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म को लॉन्च किया है। नाम है उस फिल्म का अ रे ऑफ जीनियस।
ठीक है, जिसमें सत्यजीत रे के बारे में बताया गया है। तो बात करते हैं हम थोड़ा सत्यजीत रे की। तो सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 23 अप्रैल 1992 में हुई थी। ये एक इंडियन फिल्म मेकर थे, स्क्रीन राइटर थे, साथ ही म्यूज़िक कंपोज़र भी थे, ग्राफिक आर्टिस्ट, लिरिक्स्ट और ऑथर। ये इनकी कुछ खूबियाँ थीं। ग्रेट फिल्म मेकर्स में इनका नाम आता था। साथ ही इनको कई अवार्ड मिले थे, जिसमें से इनको 32 इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले थे और एकेडमिक ऑनररी अवार्ड मिला था 1992 में। वहीं इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो 1992 में इनको दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अफेयर की बात करते हैं। अभी एनुअल फोर्ब लिस्ट जारी कर दी गई है फोर्ब्स के द्वारा, और इसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो एथलीट हैं उनका नाम है रॉजर फेडरर, जो एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ये पहली बार हुआ है जब किसी टेनिस खिलाड़ी को इस पोस्ट में टॉप पर रखा गया है। क्लियर। एनुअल फोर्ब्स लिस्ट में मोस्टली सबसे ज़्यादा बार जिसका नाम आया है वो आया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि एक टेनिस खिलाड़ी ने इनको पछाड़ दिया और टॉप पर इनका नाम आ गया। तो रॉजर फेडरर पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर हैं, और तीसरे नंबर पर हैं लियोनल मेसी। ओके, तीसरे नंबर पर लियोनल मेसी हैं। भारतीय टीम के विराट कोहली भी इस लिस्ट में शामिल हैं, और ये इकलौते भारतीय हैं जिनको इस लिस्ट में जगह मिल पाई है। तो इस हिसाब से भारतीय में सबसे ज़्यादा कमाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो विराट कोहली बन चुके हैं। तो यहाँ तक हमने ये कवर कर लिया। फोर्ब्स लिस्ट के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन है, रॉजर फेडरर। ओके स्टूडेंट्स, ये है रॉजर फेडरर जो फोर्ब्स लिस्ट के द्वारा ये बताया गया है जिनकी कमाई सर्वाधिक है सभी एथलीट्स में पूरे विश्व में। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है एक साइक्लोन के ऊपर। अभी हमने बंगाल की खाड़ी में सुना था कि एक चक्रवाती तूफान आया है अम्फान, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और काफ़ी लोगों की मौत भी इसमें हो गई है ना। लेकिन इसके बाद एक और तूफ़ान है जो इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, और स्पेशली गुजरात और महाराष्ट्र के बीचेस की तरफ ये बढ़ रहा है। इसका नाम हीका बताया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे निसर्ग नाम दिया गया था, क्योंकि अरब सागर में ये बना है, निम्न दाब का क्षेत्र है। ठीक है, निम्न दाब के क्षेत्र के कारण ये तूफान बना है, इसलिए इसे नाम निसर्ग दिया गया था। लेकिन सोशल मीडिया पर पहले ही इस तूफान को हीका के नाम से शेयर किया जा चुका है। ओके, इसकी जो रफ्तार है ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट करंट अफेयर की बात हम करते हैं। ये क्या है, माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च्ड अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी इन मन की बात। पीएम मोदी ने मन की बात में एक कार्यक्रम के बारे में बताया है जिसका नाम है मेरा जीवन मेरा योग। ओके, मतलब माई लाइफ माई योग। ये एक्चुअली उन्होंने एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया अपने इस मन की बात में। ओके, और उन्होंने ये बताया कि इसे सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए। मतलब उन्होंने ये बताया है कि योगा इस समय सबसे ज़्यादा एक हमारा टूल बन सकता है, एक हथियार बन सकता है कोरोना के खिलाफ। और उन्होंने यही बताया है इस मैसेज में कि मेरा जीवन मेरा योग है, मतलब जिसका जीवन ही योग हो उसके लिए कार्यक्रम उन्होंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक प्रतियोगिता को भी रखा है जो वीडियो ब्लॉगिंग होगी, वीडियो पर लाइव चलेगी। और इसमें ये जो प्रतियोगिता है, ये कॉन्टेस्ट है, ये आयुष मंत्रालय और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी ICCR का एक संयुक्त प्रयास है। इस प्रतियोगिता को 21 जून 2020 को मनाया जाएगा, जब हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होगा। और 6वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में हिस्सा लेने के लिए लोगों को ये प्रेरित कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। वैसे हम इसे 21 जून को पढ़ेंगे, बट अभी मैं एक और बार आपको पढ़ा देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 21 जून को मनाया जाता है, और ये दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है, इसीलिए इसे इसी दिन बनाया गया है। क्योंकि योग करने वाले व्यक्ति को कभी भी कोई भी छोटे मोटे रोग नहीं होते,
और उसका जो जीवन है वो दीर्घकाल का हो जाता है ना, उसकी आयु दीर्घायु हो जाती है। और इसीलिए इस दिवस को 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है वो 21 जून 2015 को मनाया गया था। और इसके बाद हमेशा ही 21 जून को ही ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित करा लिया था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। मतलब 90 दिन बहुत ही कम समय होता है, जो आज तक जितने भी दिवस की घोषणा की गई है यूएनओ के द्वारा, उसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही जल्दी इसकी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, तो ये एक रिकॉर्ड ही है एक्चुअली। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है वो 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ओके, और साथ ही साथ इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस बार लेह और लद्दाख, मतलब लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ये पहली बार है जब लद्दाख में ये हो रहा है। वैसे हम ज़्यादातर हमेशा ही क्या होता है, हर बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए कहीं ना कहीं एक लोकेशन चुनी जाती है। इस बार लेह और लद्दाख को चुना गया है, सबसे पहले दिल्ली को चुना गया था, है ना। और श्री श्रीपद येसो नाइक, ये कौन है, मिनिस्टर ऑफ आयुष, ये अनाउंस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट हेल्ड एट लेह। ओके, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ आयुष के जो मंत्री हैं, जिनका नाम है श्री श्रीपद येसो नाइक, है ना, ये इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी के संग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये लेह में होने वाला है, तो याद रखिएगा। और मेरे हिसाब से तो सभी को योगा करना चाहिए और आप भी करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नासा एस्ट्रोनॉट रॉबर्ट बैनकेन एंड डगलस हर्ले डॉक्ड द स्पेस एक्स द इंटरनेशनल स्पेसशिप ISS ऑन 31 मई 2020 एट 10:16 AM। नासा ने अपने 2 एस्ट्रोनॉट रॉबर्ट बैनकेन और डगलस हर्ले, इन दोनों को एक ड्रैगन कैप्सूल के साथ एक रॉकेट में इस कोरोना के समय पर अंतरिक्ष में भेजा है, अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। आपको मालूम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तरह का यान है जो अंतरिक्ष में बनाया गया है, अंतरिक्ष में भेजा गया है, एस्टेब्लिश किया गया है नासा के द्वारा, और वहीं इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है। ठीक है, इस एस्ट्रोनॉट को भेजने वाली जो कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, जिसके ओनर हैं, जो हम वहाँ के हेड कह सकते हैं, एलन मस्क, इन्होंने अपने रॉकेट से इन दोनों यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया था। और ये पहली बार हुआ है जब किसी प्राइवेट कंपनी ने एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में भेजा है। ठीक है, तो स्पेस एक्स के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। स्पेस एक्स क्या है, एक फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन चुकी है जिसने एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में पहुंचाया है। ठीक है, इसने जिस रॉकेट से पहुंचाया था उसका नाम है फैल्कन 9। इसे भी स्पेस एक्स कंपनी ने ही बनाया है। ठीक है, स्पेस एक्स के फाउंडर और CEO हैं एलन मस्क, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गाविनी शॉर्टवेल। साथ ही यहाँ के फाउंडर, ये जो फाउंड किया था, मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी स्पेस एक्स की, वो है 2002 में। ओके, इसके हेडक्वार्टर्स हैं हैथ्रोन, कैलिफोर्निया और USA में। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, ये पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में भेजा है। क्लियर? तो चलिए हम आज जो हमने आपसे क्वेश्चन किया था उसके बारे में आंसर बताते हैं। आपसे क्वेश्चन किया गया था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, यदि विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाएं तो इस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। दूसरा, यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 20% से कम शेयर खरीदे जाएं तो इसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। और तीसरा, भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अलग अलग मार्गों के माध्यम से अनुमति दी जाती है। तो हमें कुछ बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। तो चलो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आपको मालूम है क्या है, मतलब किसी भी कंट्री की सीमा के अंदर की गई टोटल इनकम, वो है उसकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, FDI, मतलब फॉरेन डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सॉरी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसका मतलब किसी भी कंट्री के अंदर जो विदेशी कंपनी आके निवेश करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, उसे ही कहते हैं एफडीआई, ठीक है। यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश से कंपनी के 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाएं, मान लीजिए किसी विदेशी निवेशक ने, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, उसने किसी कंपनी का, इंडियन कंपनी के 10% से अधिक शेयर खरीद लिए, तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे, कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सके तो इस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। अब क्या हो गया कि जो वो फॉरेन कंपनी है वो इंडियन कंपनी में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकती है ना, डायरेक्ट उसमें क्या कर सकती है वो, मतलब डायरेक्ट उसके अंदर वो उसकी मीटिंग्स में अटेंड कर सकती है, उसके जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उसमें अपना राय दे सकती है, डिसीजन मेकिंग में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस निवेश को कहा जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, ठीक है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, याद रखिएगा, इससे क्या होता है, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक। तो पहला पॉइंट सही है हमारा। दूसरे में उसने क्या बोला था कि फॉरेन संस्थागत निवेश किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा, जब भी विदेशी निवेशक कंपनी 10% से कम शेयर को जब कम शेयर खरीदती है तो हम उसे बोलते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। और इसके अंतर्गत विदेशी संस्थाओं द्वारा जब बात की जाती है, यदि किसी विदेशी संस्थान है, कोई विदेशी कंपनी है, यदि उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ बोलेंगे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और जब किसी व्यक्ति विशेष ने, कोई एक व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया है, कोई शेयर खरीदे, तो वहाँ हम बोलेंगे क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन गलत, सेकंड पॉइंट गलत है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं, उसने तीसरे पॉइंट में कहा था कि यदि भारत में प्रत्यक्ष निवेशी विदेशी निवेश को 2 अलग अलग मार्गों के माध्यम से अनुमति दी जा सकती है। तो ये बात सही है, क्योंकि अनुमति देने के 2 ही मार्ग हैं, पहला है ऑटोमेटिक यानी स्वचालित और दूसरा सरकारी अनुमोदन। ऑटोमेटिक के लिए उनको पहले गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी और सरकारी अनुमोदन के लिए उन्हें गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा एट अ टाइम, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे एफडीआई हो सकती है। तो कथन तीसरा सही है। इसका मतलब हमारा इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ओनली 1 और 2, यानी ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू एवरीवन and best of luck for your exams. If you like this video, so please like and subscribe my channel and press the bell icon button to get my new current affair videos. Okay, thank you everyone.